Good morning, friends. My name is Pradeep Kumar Upadhyay. I am working as a GS faculty in Resomax division in Resonance Institute Limited. आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैक्सिमम मैगजीन का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको हम लेंगे। इसमें एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, बैंकिंग के न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़। तो वन बाय वन हम एक इसका डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे इसके अंदर और भी कुछ मुझे लगेगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक लेंगे बेटा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो सेलिब्रेट किया है। बेसिकली ये नेशनल न्यूज़ है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटिंग द 6th राष्ट्रीय पोषण महीना थ्रू आउट सेपरेट 2023 मीन्स इसमें क्या है कि 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में इसको राष्ट्रीय पोषण महीना घोषित किया गया है। इसमें क्या होता है, हम इंपॉर्टेंट ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको सेलिब्रेट कर रही है। इसमें बेसिकली फंडा ये होता है कि वुमेन्स के उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, और उनकी चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है, और उनको जैसे हम ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल पे बात करेंगे, कम्युनिटी लेवल पे बात करेंगे, तो वुमेन्स को किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से उनको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एक बेहतरीन न्यूट्रिशन के लिए। उनके बच्चों को चाइल्ड स्टंटिंग तो नहीं हो रही, उनके चाइल्ड हैं जो माल नरिश की वैसे कुपोषण के शिकार तो नहीं हो रहे, तो उसको कैसे रिमूव करने के लिए उनको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत बेहतरीन स्कीम चलाई है। इसमें हम सिटी से लेवल, सिटी अर्बन एरिया से लेकर एकदम गाँव के लेवल से लेकर नॉर्मल जिला से लेकर और कम्युनिटी लेवल है जो ग्राम पंचायत लेवल तक इनको प्रोत्साहित करेंगे और इसके द्वारा वहाँ उन लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें देखेंगे आप फोकल पॉइंट क्या है इसका। द फोकल पॉइंट ऑफ पोषण महीना 2023 टू कल्टिवेट वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कंसर्निंग क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। मीन्स की बच्चे की किस तरह मदर की जैसे मदर प्रेग्नेंट की स्टेज में और आफ्टर प्रेग्नेंट स्टेज में उनको कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और बच्चा जब ग्रोन अप होता है तो उसको बेहतरीन उसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, और प्रॉपर तरीके से कौन कौन सी जो डिजीज से अफेक्ट हो सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से हम इफेक्टिव मेजर्स को यूज करेंगे, वो इसमें बताया जाता है। आशा महिलाएं एक आशा एक तरीके से वुमेन्स का ग्रुप होता है, वो गाँव में बहुत संचालित होता है, वो लोगों को अवेयर करती हैं किस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो थीम क्या है इसका, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। यही जो थीम है, जो सारा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है। सुपोषित भारत मतलब सबको एक भारत, ऐसे भारत का निर्माण करना जिसको सुपोषित भारत, सबको पोषण तत्व मिले, एक गरीबी समस्या को दूर हो और प्रॉपर तरीके से सब एकदम सुपोषित हुए। और नेक्स्ट देंगे साक्षर भारत। साक्षर भारत में सब इलिटरेसी को रिमूव करके एजुकेशन के फील्ड में आगे जाके सबको लिटरेट करना, एजुकेट करना, ये कॉन्सेप्ट है साक्षर भारत का। और सशक्त भारत का मीन्स इंडिपेंडेंट करना। इंडिपेंडेंसी मतलब अपने हर एक फील्ड के अंदर अपने लाइवलीहुड, जीविका अर्जन है उसके बारे में कैसे आपको सशक्त करेंगे, आपके छोटे छोटे लघु मध्यम एवं बड़े उद्योगों में किस तरह से आपका प्रोत्साहन रहेगा, आप उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे, आगे जाके कैसे उसको एनहेंस करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसका जो थीम है, बेसिकली ये थीम डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट लेंगे हम। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। हिस्ट्री के अंदर एक पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। इसमें एक नेशनल आदिचन्नलूर म्यूजियम है, उसको वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एंडिवर is set to take visitors on a captivating journey into India's ancient past, led by none other than the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. The foundation stone for the museum marks a monumentous occasion in the Thoothukudi districts of Tamil Nadu. एक तुथुकुडी जिला है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर आदिचन्नलूर म्यूजियम है उसका, एंड उसको एक निर्माण किया गया है। एक बहुत ही प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता है जिसमें आयरन एज के लोह प्रस्तर युग का ये विवरण करता है। हिस्ट्री में
जो पीरियड्स होते हैं बेसिकली लोह प्रस्तर युग, इसके बारे में विवरण किया गया है इसमें। और कौन कौन से एंशियंट चीज़ें मिली हैं इसके अंदर, जैसे एंशियंट वेपन्स मिले हैं, जो पत्थर जो होते हैं हस्त कुठार पत्थर होते थे, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता था। और एंशियंट तरीके से किस जो मकान हैं उनको कैसे अंडरग्राउंड जो माउंट खुदाई के अंदर जो दौरान मिले हैं, पुरातात्विक जो सभ्यता मिली है उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंदौर टॉप स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। एज वी ऑल नो दैट इंदौर क्लीन इंडिया मिशन में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है। वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया है, किस तरह से प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी भागीदारी होती है वहाँ की नगर पालिका की। और इसकी वजह से वहाँ पे पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से उसको अवेयर करता है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, जो भी चीज़ें ये फैक्ट होती हैं, चाहे आप क्लीन इंडिया मिशन लेंगे और क्लीन एयर सर्वे के अंदर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंस होती है अवेयरनेस ऑफ द पीपल। आप जब तक जागरूक नहीं हो पाएंगे तब तक आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को अवेयरनेस खुद होना पड़ेगा इसके लिए, चाहे आप कितना भी इनिशिएट कर लें, कोई भी प्रोग्राम रन कर लें, बट लोगों की अवेयरनेस नहीं होगी और इनिशिएटिव नहीं होगा लोगों का, तो वो आप उसमें फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। एक पहल खुद के अंदर एक होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, बेसिकली ये स्टार्ट कब हुआ था बेटा? ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसमें वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। इस इंडिकेटर्स के थ्रू बताता है कि कितना हेजार्डस है, मतलब कितना हानिकारक है वायु का जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, इसके एरोसोल्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और पॉल्यूटेंट जो प्रदूषण कारक होते हैं वो कितनी मात्रा में मौजूद है हवा के अंदर, और वो कितना उसको एकदम खतरनाक बना रहा है। तो बेहतरीन तरीके से ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। रेड मतलब होता है ये बहुत एक्सट्रीम हेजार्डस होता है, एक्सट्रीम हेजार्डस होता है ये। और ब्लू इससे थोड़ा कम होता है, लेस होता है। और येलो इससे भी लेस होता है। और ग्रीन एकदम क्लीन एयर को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं एक सिटी के अंदर प्रॉपर तरीके से। जैसे दिल्ली के अंदर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में एक पूरा ये जैसे रेड सिग्नल्स वगैरह होते हैं, सिग्नल सिस्टम में आप जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पे, उसी तरीके से एक बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें ये सारे कलर्स इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो सिटी के जो एयर है उसकी क्वांटिटी किस तरह की है, वहाँ पर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इस टाइम पे मौजूद हैं, और आपकी जो एयर है वो क्लीन है या नहीं है। तो ये सारे क्लीन एयर सर्वे ये कंडक्ट करता है। ओके, तो इसमें सबसे पहला बताया गया है कि यूनियन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव announced the results of the Swachh Vayu Sarvekshan 2023 Clean Air Survey in Bhopal with Indore, Madhya Pradesh, claiming the top spot among million plus population cities. This survey in its second year included 130 identified cities under the National Clean Air Program. Agra, Uttar Pradesh secured the second rank, followed by Thane, Maharashtra in third place. Means Clean Air Survey के अंदर सबसे पहला पोजीशन है वो इंदौर ने लिया है, सेकंड पोजीशन आगरा ने लिया है, और थर्ड पोजीशन लिया है थाने, महाराष्ट्र में। तो ये एक एनवायरमेंट का टॉपिक था बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू। इसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम एक बेहतरीन तरीके से G20 की रिसेंटली समिट हुई थी। G20 में हमने डिफरेंट कंट्रीज को पार्टिसिपेट किया था, और वर्ल्ड वाइड हमने एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, सब में आपस में कोलैबोरेशन करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, उसके लिए हमने G20 के बिहाफ पे ये एक ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पर एक भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर है, उस वहाँ पर ये वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू, नटराज मूर्ति का स्थापित किया गया है। अब इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा मैं। इस मूर्ति का सबसे पहला जो निर्माण है वो किस मेथड से किया है? लॉस्ट वैक्स मेथड से। ये मूर्ति कला की एक कला होती है। इसमें क्या होता है, मोम को पिघला के और मूर्ति को आकार दी जाती है, लॉस्ट वैक्स मेथड। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको। ए टावरिंग 27 फुट नटराज स्टैचू, द वर्ल्ड टॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवास डांसिंग फॉर्म, विल ग्रेट G20 लीडर्स एट न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। दिस मैग्निफिसेंट अष्टधातु से बनी है। अष्टधातु 8 मेटल एलॉय से बनी है। एलॉय बेसिकली क्या होता है बेटा, साइंस का कॉन्सेप्ट है, देखो इसके अंदर एलॉय होता है मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो ये मेटल भी है इसके अंदर, नॉन मेटल भी है, और अष्टधातु का इसके अंदर मिक्स किया गया है। और
स्कल्पचर वेइंग 18 टन्स, 18 टन इस वजनी है ये, और वाज पेनस्टेकिंगली क्राफ्टेड बाय स्कल्पचर फ्रॉम स्वामीमलाई तमिलनाडु। स्वामीमलाई तमिलनाडु एक जगह जिले, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार उस्ताद हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया है। इट ड्रॉस इंस्पिरेशन फ्रॉम रिवर्स नटराज आइडल्स फाउंड इन चिदम्बरम, कोनिराजपुरम एंड द बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजाउर। इसका जो कॉन्सेप्ट है, नटराज की मूर्ति का कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर, देखेंगे बेटा आप, तमिलनाडु में चोल साम्राज्य हुआ करता था, और चोल, चेर, पांडे साम्राज्य हुआ करते थे। वहां पे तंजावर है, तंजावर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर है, जो बहुत फेमस टेम्पल है शिव जी का। वहां पर इंडिकेट किया गया है कि जो मूर्ति की वास्तुकला है और स्थापत्य कला है, उनको पूरा दर्शित किया गया है। इसमें बहुत सारे विरूपाक्ष का मंदिर हो गया, नटराज जी का मंदिर हो गया, और हम्पी का मंदिर हो गया, होयसल के मंदिर हो गए, यहाँ पर राष्ट्रकूटों के मंदिर हो गए। तो ये पूरा चोल डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी और चालुक्य वंश, इनके राजा हुआ करते थे, और इनकी जो मूर्ति कला की जो विशिष्ट कला है वो बहुत ही बेहतरीन है आज के समय में। मतलब आप देखिए, ये जो शैली, मंदिर की शैली हुआ करती थी, वो द्रविड़ शैली की हुआ करती थी। द्रविड़ शैली की हुआ करती थी, और ये अपने बेसिकली मंदिरों में विमान स्थापित करते थे। विमान स्थापित मतलब मंदिर का शेप होता था वो विमान टाइप का था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी जेनिथ इन द 9th and 11th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट आपने देखा कि 20th एशियन इंडिया समिट हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द 20 एशियन समिट एंड 18 एशिया समिट इन जकार्ता। रिसेंटली जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे 20th एशियन समिट हुई है, और 18 ईस्ट एशिया समिट वहाँ पे कंडक्ट हुई है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप देखिए, मैं आपकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ इसको। जैसे इंडिया जो कंट्री है, और इसके जो ये साउथ ईस्टर्न कंट्री जितने भी है, जो पूरा इंडियन ओशियन और वेस्ट बे ऑफ बंगाल, तो जितना भी साउथ ईस्ट नेशन कंट्री है, जितने भी यहाँ पे साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो आपस में इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करने एशियन समिट के थ्रू, इसमें क्या है कि हम बेसिकली, हमारा जो मेन मोटिव है आपस में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना, और वन बाय वन में आपको इसके मैं पॉइंट से मैं इसको डिस्कस करूंगा, और डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, और हमें जो अदर कंट्री है जो इंट्रूजन की फॉर्म में आते हैं, जो एक दूसरे को, जैसे चाइना कंट्री है, तो चाइना को हमें काउंटर करना है। इन जैसे चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है, और इनका एक्ट ऑफ पर्ल पॉलिसी के थ्रू इसको पूरा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इसको काउंटर करने के लिए हमें खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मतलब इंडिया के और साउथ ईस्ट नेशंस कंट्रीज के बीच में। तो हमने इसमें क्या किया बेटा, जो हमने एशियन कंट्रीज हैं और ईस्ट एशिया समिट में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट कनेक्टिविटी इन कंट्रीज पे ज़्यादा कनेक्टिविटी कर रहे हैं, बिकॉज हम ये कंट्रीज मोस्टली इंडिया पे डिपेंडेंट है। और जैसे चाइना क्या करता है, इन कंट्रीज से अगर कुछ भी हेल्प करेगा, रिसेंटली में आपने देखा पाकिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाइना ने पूरा तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करके डेप्ट ट्रैप में फंसा दिया है। डेप्ट ट्रैप मीन्स कर्ज के जाल में फंसा दिया है, तो उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये कंट्रीज मोस्टली जो बेसिक जो नेसेसिटीज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट है इंडिया पे। फिशरीज प्रोडक्ट के ब्लू इकोनॉमी को इंक्रीज करते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है बेटा, फिशरीज प्रोडक्ट को इंक्रीज करना और टूरिज्म को डेवलप करना, और वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो सी से निकले, समुद्र से निकाले जाते हैं, उनका ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आपस में। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आपको। तो इसमें आप कुछ देखेंगे कंट्रीज कौन कौन से, जैसे मैंने बताया था आपको, ये सारे कंट्रीज है इसमें, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइपे वियतनाम हो गया, और जितने भी कंट्री हैं यहाँ पे, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और लाओस हो गया, और पपुआ न्यू गिनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारी कंट्रीज है ना, ये साउथ ईस्ट नेशंस के अंदर आती हैं, और ये आपस में इंक्लूड 18 कंट्री। मैं बताता हूँ इसके बारे में कौन कौन से कंट्रीज है पर्टिकुलरली। ब्रुनेई हो गया, दरुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अदर नेशंस कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
और इनका मीटिंग प्लेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में। अब हम जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें मतलब आपस एशियन कंट्रीज के बीच में आपस में क्या सहमति हुई, आपस में किन मुद्दों पर बात हुई, उनका हम जिक्र करेंगे। देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, 12 पॉइंट्स इन्होंने प्रपोजल किए कॉपरेशन के लिए। सबसे पहले देखेंगे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, प्रपोजल फॉर अ साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बेसिकली एक नया बेटा इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमें एशिया को यूरोप से किस तरह कनेक्ट करेंगे और वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के थ्रू एक प्रपोजल रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी आधारभूत संरचना करना है, डिजिटलीकरण करना, एक आधारभूत संरचना का डिजिटलीकरण करना, उसके बारे में संदर्भ में ये किया गया है। इंडिया ऑफर्ड इट्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक टू एशियन नेशंस, ये किया गया इसके अंदर में। अब देखेंगे हम इसमें डिजिटल फ्यूचर फंड, डिजिटल फ्यूचर फंड में क्या बोला है इन्होंने, अनाउंसमेंट ऑफ एन एशियन इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर फोकसिंग ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब क्या होता है, वित्तीय समावेश को करना, प्रोत्साहित करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करना आपस में कंट्रीज के बीच में, ठीक है, और उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना। एक जो आज जो टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और रिसेंटली में जितनी भी टेक्नोलॉजी हो रही है, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करके और एक मानव जगत में एक आगे चल के नवाचार स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सपोर्ट फॉर ERIA। ERIA के क्या है बेटा, रिन्यूड सपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन एंड ईस्ट एशिया एज अ नॉलेज पार्टनर, और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ इश्यूज इन मल्टीलेटरल फॉर्म्स। ग्लोबल साउथ फॉर्म में जितने भी दक्षिण जो इनमें दक्षिण मतलब जो कंट्रीज हैं, दक्षेश कंट्रीज इनको बोलते हैं, इनमें जो भी इश्यूज चल रहे हैं में आपस में उनमें हम सहमति के साथ में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स देखा होगा आपने, जैसे श्रीलंका इंडिया के साथ में मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, फिशरमैन को रिलेटेड होती है। उनके जो फिशर्समैन से वो हमारी इंडियन बाउंड्री में एंटर हो जाते हैं और उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो उसको ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके हम ये इजीली एक बेहतरीन रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। हम इन्विटेशन करेंगे एशियन कंट्रीज को कि हमारा ज्वाइन द WHO's ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। हमारे जो भारतीय जो आयुर्वेद है उसको किस तरह प्रोत्साहित करना। हमारा भारतीय एक यूनानी सभ्य, जैसे भारत के अंदर क्या होता है कि मेडिकल की बहुत सारी संभावनाएं है। मेडिकल टूरिज्म को एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। मेडिकल टूरिज्म कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा, किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म के अंदर क्या बेटा, हम अदर कंट्री के जो पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेट करके उनको एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए किस बिहाफ पे, जैसे आयुर्वेद हमारा इंडिया में बहुत जो जड़ी बूटियां हैं और जितने भी वेदों के अंदर जो प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारे चरक संहिता के अंदर सुश्रुत जी ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा को प्रोत्साहित किया था, उसी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इंडिया के अंदर, जो मेडिकल का है पूरा बहुत बड़ा हब है हमारे इंडिया के अंदर। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर सकते हैं और यूनानी सभ्यता भी है हमारे के अंदर, यूनान से आई हैं कुछ मेडिसिन, तो उसके बारे में भी नॉलेज दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं हम अदर कंट्री के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे हम मिशन लाइफ। मिशन लाइफ एक रिसेंटली कॉन्सेप्ट आया था, कॉल फॉर कॉपरेशन ऑन मिशन लाइफ। मींस एनवायरमेंट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे करेंगे और उसको कैसे प्रमोट करेंगे, और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, सतत विकास के लिए हम पर्यावरण को किस तरह से अनुकूल दिशा में उसको प्रोत्साहित करेंगे, इसके अंदर दर्शाया गया है। अफोर्डेबल मेडिसिन अफोर्ड टू शेयर इंडियाज एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र। हमने छोटे छोटे जन औषधि केंद्र स्थापित किए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था इसके बारे में। हमने छोटे छोटे जन औषधि केंद्र हैं उसको ओपन अप किया है और इसके थ्रू हम मेडिसिन को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट है हमारा 9th कॉन्सेप्ट है हमारा काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। रिसेंटली में चाहे साउथ एशियन कंट्री हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन अ लार्ज अमाउंट। तो हम इसको कैसे काउंटर करेंगे, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन के साथ में, ए कॉल फॉर ए कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म,
टेरर फाइनेंसिंग एंड साइबर डिसइंफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली में एक केस हुआ है, रश्मिका मंडेना जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ में डीप फेक का एक केस हुआ है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका मिसयूज है दिखाया गया इसके अंदर में। तो डीप फेक एक कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और डीप फेक आता है, तो ये और डार्क नेट आता है इसके अंदर। ये सारे बेटा क्या है कॉन्सेप्ट है, ये सारे मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका मिसयूज हो रहा है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है हमें। टेरर फाइनेंस के अंदर हम टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है कि इसमें ड्रग्स का अब्यूज़ करना और ड्रग ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना अदर कंट्रीज़ के अंदर में, तो उसको कैसे काउंटर करना है आपस में। तो ये सारे इनके बारे में पूरी समीक्षा की गई है इनके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसास्टर रिसाइलेंस, इन्विटेशन फॉर एशियन कंट्रीज टू जॉइन द कोलिशन फॉर डिसास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसास्टर कोई भी आपदा आएगी तो हम उसके अंदर आपदा के अंदर किस तरह से हम, रिसेंटली जैसे हमारे एनडीआरएफ है इसका निर्माण 2005 में हुआ था, और उड़ीसा के अंदर सुपर साइक्लोन आया था 1999 के अंदर आया था, और भूकंप गुजरात में आया था 2001 में आया था। और इन सब से हम सब ने सबक लेते हुए इसको एक गंभीर मुद्दा माना, आपदा प्रबंधन को किस तरह से मैनेज करेंगे। आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन के समय सारी चीज़ें निष्क्रिय हो जाती हैं, उसको कैसे हम वापस से रिजेवनेट करेंगे, उसको कैसे प्रोत्साहित करेंगे। हमने एक फोर्स बनाई है प्रॉपर तरीके से। और जो मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जापान से हम सीख सकते हैं। जापान में बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ पे भूकंप की एक्टिविटीज़ होती हैं, पर हम वो कंट्री किस तरह से अपने को रिजुविनेट करता है और बिल्ड करता है, अपने को कैसे वो उठा लेता है फटाफट से, और सब चीज़ें एकदम उनका जो आधारभूत संरचना है उन्होंने इस तरह से मजबूत कर रखी है। तो उससे हम सबक लेते हुए अपना डिसास्टर रिसाइलेंस के फील्ड में आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डिसास्टर मैनेजमेंट, ऑलरेडी डिस्कस किया है इसमें बारे में। कॉपरेशन इन डिसास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी। मैरीटाइम सेफ्टी मीन्स मेरीन जो मेरीनर्स होते हैं आपस में जो समुद्री गश्ती पे होते हैं, चाहे जितनी भी नेवीज होती हैं वहाँ की और पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनके बारे में आपस में कॉपरेशन करना, जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, ये सारी मेरीन फोर्सेस होती हैं। ओके, तो आपस में अदर कंट्री के साथ में उनकी मेरीन फोर्सेस के साथ हम कोलेब्रेशन करके एक्सरसाइज कंडक्ट करके हम एक बेहतरीन रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। तो ये दीज आर द 12 parts which have been discussed in the 20th Asian Summit and 18th East Asia Summit which was held in Jakarta, Indonesia। अब एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा, यूनेस्को का एक कॉन्सेप्ट आया ये। यूनेस्को, पहले हम समझेंगे यूनेस्को होता क्या है। यूनेस्को क्या होता है बेटा, ये एक यूएन का पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, इनको जितनी भी जो अमूर्त धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, उनको हमें प्रिजर्व करना होता है। तो ये इन्होंने विभिन्न देशों के अंदर, भारत के अंदर भी, तो कम से कम भारत के अंदर 42 जो साइट्स हैं उनको यूनेस्को साइट निर्धारित किया गया है, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए उन्होंने फंडिंग करेंगे और उसको प्रिजर्व करने के लिए इफेक्टिव मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अनुचित प्रयोग करेंगे, ताकि हमें जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उसको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में शांति निकेतन है, उनको उस साइट को, पर्टिकुलर साइट को 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब इसके बारे में आपको मैं कुछ हल्का सा आइडिया बताता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन ओरिजिनली एन आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर सर्व्ड एज ए स्पिरिचुअल रिट्रीट। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिनके फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक तरीके का कॉन्सेप्ट अपनाया था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को एक प्रकृति से जोड़ा जाए। प्रकृति से मीन्स उनको ओपन शिक्षा दी जाए। पहले के टाइम पे क्या हुआ था, इतनी स्कूल बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे, बहुत ही जो एक्सट्रीम कंडीशन हुआ करती थी, लोगों को, बच्चों को एक ओपन एनवायरनमेंट में बिठा के पढ़ा दिया करते थे, किसी पेड़ के नीचे। उस तरह से ये सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ ओपन एजुकेशन दी जाए, मतलब नेचर से उनको कनेक्टिविटी मिले और वो अपने प्रकृति से कुछ सीखें। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट था। देवेंद्रनाथ टैगोर है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं, उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को लेके आए थे ये। और नेक्स्ट है बेटा होयसल मंदिर, जो इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और
होयसल के बारे में बताते हैं आपको। होयसल के मैंने आपको बताया कि ये मंदिर हैं बेसिकली कौन सी शैली के होते हैं, वैसर शैली के मंदिर होते हैं। और मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें दक्षिण भारत के अंदर चोल डायनेस्टी हो गया और पांड्या, चेर डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी ने जो जहाँ पे राजवंश हुआ करते थे, इन्होंने अपने मंदिरों की जो वास्तुकला बहुत ही बेहतरीन थी। चाहे विरूपाक्ष का मंदिर हो गया, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया और मीनाक्षी मंदिर हो गया, ओके। और इन मूर्ति कला जो वास्तुकला थी उनसे प्रभावित होकर यूनेस्को ने 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है इनके संरक्षण के लिए। तो सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसल्स, द फेमस होयसल टेम्पल्स ऑफ बेल्लूर, हेलेबिड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका। कर्नाटक में बेटा 3 जगह है। तो इसमें सबसे पहले बेलूर, हेलेबिड, सोमनाथपुरा इन कर्नाटका, उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया इन्होंने, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। दिस इंक्लूजन मार्क्स द 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड it comes just a day after Rabindranath Tagore Shanti Niketan also received this distinguished recognition। ठीक है, इसके बाद में इनको संरक्षण किया गया है। देखेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेशनल से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे के अंदर बात करेंगे। अंत्योदय दिवस, आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेन्स चल रही हैं, उनका नाम है अंत्योदय ट्रेन। जो बेसिकली यूपी बिहार से कनेक्ट होती है, पूरा महाराष्ट्र से कनेक्ट होती हैं। तो ये सारी ट्रेन्स चलती हैं। जो मेन जो फाउंडर थे, अंत्योदय का नाम दिया, कॉन्सेप्ट दिया गया, किसके नाम पे दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ये एक को फाउंडर ऑफ द भारतीय जन संघ इन्होंने बनाया था, बट ऑल्सो प्रोफाउंड थिंकर एसोसिएटेड विद द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इन्होंने निर्माण किया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक सेलिब्रेट की गई है। ट्रेजिकली ही पास्ड अवे इन 1968 नियर द मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। In recognition of the contribution, the Uttar Pradesh government renamed the station दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन in 2018। अभी एक स्टेशन का नाम भी चेंज किया होगा। एक स्टेशन है बेटा मुगल सराय जंक्शन, उसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया है, पंडित दीनदयाल मुगल सराय जंक्शन का स्टेशन का नाम चेंज हो गया है और इनका नाम चेंज करके क्या गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 2018 में किया गया है। ओके, यहाँ से पूरी कनेक्टिविटी होती है, यूपी से जितनी भी ट्रेन्स आती हैं और एमपी से जितनी भी ट्रेन्स आती हैं, झारखंड से जितनी भी ट्रेन्स आती हैं, यहाँ से कनेक्ट होके ये आगे की तरफ जाती हैं, बिहार की तरफ जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो मुगलसराय स्टेशन एक बहुत बड़ा टर्मिनल स्टेशन है और जंक्शन है यहाँ पे बहुत बड़ा, इससे अलग अलग स्टेट्स में ट्रेन मूव होती हैं। ओके, तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इन्होंने समाज कार्य बहुत किए, लोगों को अवेयर किया, शिक्षा के मामले में बहुत आगे इन्होंने कार्य किए। ठीक है, तो इसके लिए इनका अंत्योदय दिवस इनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, आपको रिसेंटली मैंने बताया इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन। डिसास्टर को कैसे, जो डिसास्टर रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए और आपदा प्रबंधन कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गठन किया गया है, एक डे सेलिब्रेट होता है, द इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 13th of the October, brings global attention to the critical issues of disasters and inequality। जितना भी जो डिसास्टर्स चल रहा है, डिसास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं बेटा आपदा प्रबंधन, और सुचारू उपयोग कैसे करेंगे इसमें, सुचारू उपाय इसको कम करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए डिसास्टर को। तो ये एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है इस नाम से। तो इस डे में क्या होता है बेटा, दिस डे सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, एजुकेटिंग कम्युनिटीज एंड प्रमोटिंग रीसाइलेंस इन द फेस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग हो गया, उस तरह से ये क्या मानव जनित डिसास्टर होता है। जैसे आपने सुना होगा 1984 में बेटा भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही भयानक थी। इसने काफी लोगों की जान ले ली थी और इस पे रिसेंटली एक मूवी भी आ रही है इसमें।
ट्रेन मैन करके, उसमें पूरा दिखाया गया है कि भोपाल में किस तरह से गैस त्रासदी हुई थी और पूरा भोपाल है वो किस तरह से अफेक्ट हो गया था। तो ये सारे क्या मैन मेड डिसास्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, गैस का लीक होना और ये सब चीज़ें किसमें मैन मेड डिसास्टर्स में आते हैं, नेचुरल डिसास्टर में अपने भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये नेचुरल डिसास्टर्स में आती हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन वाज स्टार्टेड इन 1989 after a call by the United Nations General Assembly for a day to promote a global culture of risk awareness and disaster reduction. इसका स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली 1989 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली उन्होंने स्टार्ट किया था इसको कि यहाँ लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डिसास्टर कभी भी हो सकता है, चाहे वो मानव जनित हो चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे और पहले ही हम उससे अवेयर हो जाएंगे, हम उसके बारे में जान लेंगे तो हम उसको कम कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बेटा G20 समिट के अंदर, वो एशियन समिट के अंदर मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट आया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो मैंने बताया कि बेटा ये इंडिया की कंडीशन है, इंडिया है यहाँ पर और इंडिया किस तरह से मिडिल ईस्ट से कनेक्ट हो रहा है और सऊदी अरब के अंदर यूएई के अंदर कनेक्ट होकर ये पहला सी रूट के थ्रू जाएगा, मतलब यहाँ से हम कनेक्टिविटी को कैसे एनहेंस करेंगे उसके थ्रू देखेंगे हम। The project aims to boost trade between the participating nations with a particular focus on facilitating the exchange of energy-related goods. Energy-related goods से उसको exchange करना है हमें, और हमें क्या करना है कि हमारी जो particular nations के बीच में जो focus करना है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और गुड्स को एक्सचेंज करना, हम आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, तकनीक का हस्तांतरण जिसको बोलते हैं। This initiative could serve as a substantial response to China's extensive infrastructure initiative which aims to enhance global connectivity with the Chinese economy। मैंने आपको बताया कि चाइनीज इकोनॉमी है वो किसको बूस्टअप कर रही है बेटा, ये वन बेल्ट वन रोड, ये वन बेल्ट वन रोड की वजह से ये आधारभूत संरचनाओं को बहुत ज्यादा मजबूत कर रही है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हमें इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो 20 एशियन समिट के अंदर बीच में और 18 ईस्ट एशियन समिट के अंदर ये डिसाइड किया गया है, 20 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उसके बारे में क्या है कि बेटा पहले सी रूट से कनेक्ट करेंगे किसको, मिडिल ईस्ट को, यूएई कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रेन के रूट से हम सऊदी अरब रियाद होते हुए पूरा यूरोप में पहुंचेंगे। यूरोप में थोड़ा सा ट्रेन से आगे जाके ये पूरा यहाँ से कनेक्ट होके बेटा ये पूरा एशिया चल रहा है हमारा। उसके बाद अफ्रीकन कंट्री आ गया और यहाँ से बेटा पूरा कनेक्ट हो गया, ये एक सेकेंड कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरा सी रूट के थ्रू वापस कनेक्ट हो गया, हम ये यूरोप में जा सकते हैं। तो ये पूरी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। इसके द्वारा हम क्या है कि हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो बेसिक फूड मटेरियल्स की नीड हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स यूज़ होता है, हमारे मेडिसिन का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन के रिगार्डिंग भी होती हैं वो हम चीज़ों को हैवी इंडस्ट्रीज़ के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो उसका बेनिफिट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत बूस्टअप मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत बूस्ट मिलेगा बेटा। ठीक है, और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के थ्रू हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इससे रिलेशनशिप हमारे बेटर होंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे बेटा। इसमें क्या करा हमने, जो मैंने आपको डिस्कस किया है डायग्राम के अंदर, रेल लिंक द कॉरिडोर विल फीचर अ मॉडर्न रेल लिंक फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। मतलब सामान भी जा सकता है इसमें और लोगों को भी आप जाने की एक सहूलियत हासिल होगी इसके अंदर में। इलेक्ट्रिसिटी केबल विल बी लेड टू एंश्योर रिलायबल एंड एफिशिएंट पावर सप्लाई। एक इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछाई जाएगी ताकि जो बिजली की समस्या है कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे मिले। तो ये इलेक्ट्रिसिटी केबल भी बिछाने का एक प्रस्ताव रखा गया है इसमें। एनहेंसिंग एनर्जी कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ये बहुत बेहतरीन कदम है। हाइड्रोजन पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स अ हाइड्रोजन पाइपलाइन रिफ्लेक्टिंग अ कमिटमेंट टू क्लीनर एनर्जी
एंड रिसोर्सेज एंड रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन। हाइड्रोजन पाइपलाइन का पूरा एक बनाया जाएगा, इसके थ्रू हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो सकता है। इससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है उसको, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको एक कमी हो सकती है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हाई स्पीड डेटा केबल, हाई स्पीड डेटा केबल भी लॉन्च किया जाएगा विद सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी, फोस्टिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए सारे तीन चार जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक पीएम मोदी अनवील्स लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था ब्लू इकोनॉमी के बारे में बेटा, इसके बारे में समझते हैं जरा थोड़ा सा। ब्लू इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, सबसे पहले फिशरीज को प्रमोट करना, फिशरीज में तो मछलियों के उत्पादन को प्रमोट करना और टूरिज्म को प्रमोट करना, और जो सी फूड होता है, जो समुद्री जो फूड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कॉस्टली होता है, उसका प्रोडक्शन करना, एनहेंस करना। तो ये इसमें किया गया, इंडिया की मैरीटाइम इकोनॉमी को कैसे हम रोबस्ट कर सकते हैं। और हम रिवर वाटर का, जैसे रिवर वाटर हो गया, सी वाटर को हो गया, तो वहाँ पर रिसेंटली में गुजरात के अंदर देखा होगा आपने बेटा, तो गुजरात में दहेज से लेकर, ये सूरत से लेकर, यहाँ से दहेज से लेकर एक फेरी स्टार्ट की गई है। मतलब लोगों को ईजिली, ये जामनगर यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये इधर की साइड में, तो यहाँ से ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं वो, तो फेरी सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ की जो पूरी वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया पूरा इंडिया का, तो यहाँ पर पूरा ब्लू इकोनॉमी को, हमारे को इसमें बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं, हम इसको बहुत प्रोत्साहित कर सकते हैं इफेक्टिव मेजर्स के साथ में, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कदमों से हम इसको आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जैसे रिवर वाटर का हम यूज़ करके, हम रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, हम जैसे देखा होगा नेशनल वाटरवेज बना सकते हैं, नेशनल राष्ट्रीय जल मार्गों का निर्माण कर सकते हैं। अभी कुछ जल मार्ग हैं, वर्किंग हैं, बट उस तरह से उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जैसे अदर कंट्रीज में होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है बेटा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को लोड करके इधर से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, और फ्यूल का बहुत कम यूज़ होता है इसके अंदर में, और सुगम तरीके से ये यातायात का बेहतरीन साधन है जल मार्ग द्वारा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated a series of significant maritime projects, including the unveiling of long-term vision document on the blue economy. We have already discussed about this blue economy. These initiatives are aligned with the Amrit Kal Vision 2047. अमृत काल विजन है इनका 2047 तक का, इनमें इन्होंने बहुत सारे कार्य करने हैं। तो ये एक ब्लूप्रिंट रखा गया है कि हमें ब्लू इकोनॉमी को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे फॉर द इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। This vision document outlined strategic initiatives aimed at enhancing port facilities, promoting sustainable practices, and facilitating international collaboration. The Prime Minister laid the foundation stone of the Tuna Tekra all-weather deep trough terminal to be built at a cost of more than rupees 45,000 crore at Deen Dayal Port Authority in Gujarat. गुजरात पोर्ट पर एक टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ट्राफ्ट टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल शिप, जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज आते हैं, वो पोर्ट पर आकर रुक सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उनके लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा तो उनको ठहराव के लिए, और हम इस तरह से सुगम व्यापार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जहाज आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम बेटा, द ग्रीन फील्ड टर्मिनल डेवलप किया जाएगा थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज अ इंटरनेशनल ट्रेड हब। रिसेंटली में आपने सुना होगा रिलायंस फाउंडेशन ने, रिलायंस ने एक अपना प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, तो इंडियन नेवी की जो कुछ शिप्स हैं तो उनको उन्होंने बनाने का कार्य किया है रिसेंटली में। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन फील्ड टर्मिनल बनाए जाएंगे, बहुत बहुत बड़े टर्मिनल्स क्या होते हैं यहाँ पे बेटा, जहाज है ना, रुकने की फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर, और वहाँ पर वो ईजिली स्टे कर सकते हैं। तो ईजिली स्टे करने के लिए ये पब्लिक, हम गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्ट करेगी और प्राइवेट पार्टनर हैं जो वो भी इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अडानी ग्रुप्स हो गया, विलमार्ट ग्रुप हो गया और रिलायंस ग्रुप हो गए। तो ये इसमें फंड इन्वेस्ट करके इसको रोबस्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ग्रीन फील्ड टर्मिनल को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डीएनए एंड फेस मैचिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी। क्या होती है फेस मैचिंग सिस्टम
कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, फेस मैचिंग मतलब एक चेहरा, एक एल्गोरिथम यूज करना जिसको डीप फेक भी बोलते हैं। एक पूरा एक रिकॉग्नाइज कर लेगा फेस का, पूरा किस तरह से रीड कर लेगा, उसका डायमेंशन कितना है उसकी, और उसके अकॉर्डिंग इस फेस का पर्टिकुलरली यूज करके हम एक इफेक्टिवली इसके कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो इसका हम किस तरह से देखेंगे, मैं यूज़ किस तरह से हो रहा है देखेंगे। फेस मैचिंग सिस्टम इज एन एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी विच क्रिएट्स एन डिजिटल मैप ऑफ द फेस बाय आइडेंटिफाइंग and mapping an individual's facial features, which it then matches against the database of which it has access. In the automated facial recognition system, the large database containing photos and videos of people faces used to match and identify the person. मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक डीएनए फेस के डीएनए की फेस मैचिंग टेक्निक से एक पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन है वही उसमें एंटर हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं, प्राइवेट ऑफिसेज होती हैं, तो वहाँ पर एक बायोमेट्रिक फंक्शन होता है। बायोमेट्रिक फंक्शन मीन्स आपका जो थंब है, आपका जो थंब हो गया चाहे फिंगर होगी, तो फिंगर का आपका एक प्रॉपर तरीके से वो पूरा एक प्रिंट ले लेगा। उसके थ्रू मीन्स आप एंटर करोगे और एग्जिट करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको रिकॉग्नाइज कर लेती है वो टेक्निक कि आप वही पर्सन हो, और वो एक्सेस आपको कर देगा। अगर नहीं करोगे, अगर आपने कुछ इसका गलत कुछ भी हो गया मतलब, तो इसका मिसयूज कर दिया मतलब, तो कुछ में अपने दूसरी फिंगर भी आपने लगा के देखी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से इस फेस मेथड के अंदर आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगी मशीन, आपका सेम फेस वही हुआ तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको डिनाई कर देगा। In the automated facial recognition system, the large database containing photos and videos of people faces is used to match and identify the person. Image of an unidentified person taken from CCTV footage is compared to the existing database using artificial intelligence technology, pattern finding and matching. इस तरह से बेटा सबसे पहले क्या करेगा, इमेज को ना जैसे फेस है तो फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करेगा, बायोमेट्रिक क्या कैप्चर करती है, कैप्चर करके बाद ये एक्सट्रैक्ट करती है। एक्सट्रैक्ट क्या बोलती है, रॉ मटेरियल को, रॉ डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है, रॉ डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगी, कंपेयरिंग करेगी, कंपेरिजन करेगी, मतलब आपस में जो प्रीवियस इमेज है उसके साथ में ये कंपेयर करके देखेगी कि ये रियलिटी में वही इमेज है, ये नहीं होगी तो उसको कंपेयर करके देखेगी। उसके बाद देखेंगे बेटा मैच करके देखेगी, मैच करके कि मीन्स कि सेम वही है, तो फाइनल जो कंक्लूजन आएगा कि यार ये मैच एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये इसको अप्रूव कर देगी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है। तो डीएनए मैचिंग सिस्टम क्या है, also known as DNA profiling or DNA fingerprint, are techniques used to compare and identify individuals based on their unique genetic characteristics. These systems are analyze specific regions of an individual's DNA which are highly variable among people to create an unique genetic profile for each individual. DNA matching is commonly used in criminal investigations to link suspects to crime scenes or victims. इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हम कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए, उसका किस तरह से मिसयूज़ ना कर रहा है, तो हम एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इसका बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई, सीआईडी, तो उसको सीआईडी वगैरह देखा होगा आपने, जो एविडेंस के बेसिस पे किसी क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं, पुलिस के लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। DNA evidence found at a crime scene such as blood, hair or bodily fluids can be compared to the DNA profiles of potential suspects. नेक्स्ट देखेंगे बेटा आप, तमिलनाडु AI powered elephant protection system aims to prevent train collision. Tamil Nadu is nearing the completion of the pioneering artificial intelligence based early warning system designed to safeguard wild elephants from train collision. बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। ये एक एनवायरमेंट का टॉपिक है, पर्यावरण का मुद्दा है बेटा। इसमें जैसे असम के अंदर देखेंगे आप, तो असम के अंदर बेटा आप देखेंगे कि जो जो ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं वो ट्रेन को क्रॉस करते हैं, तो ये असम के अंदर हो गया, झारखंड के अंदर हो गया, लेम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व है वहाँ पर। और ये तमिलनाडु के अंदर देखेंगे आप, तो तमिलनाडु के अंदर श्री विल्लीपुत्तूर, अन्नामलाई, अगस्त्य मलाई, ये जितने भी जो हैं ये एलिफेंट रिजर्व्स हैं यहाँ पर इनको। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा इसके अंदर, प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसमें क्या है कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा मेन मोटिव था।
1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली में एक इसका यूज़ किया गया है कि एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, जैसे मैंने बताया कि हर टेक्नोलॉजी का एक प्रो होता है, कॉन्स होता है, एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। उसी तरह से हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम वॉल बना सकते हैं आपस में, पटरियों के जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उसके जो दोनों तरफ एक वॉल बना सकते हैं और जैसे कोई भी एलिफेंट आएगा तो वो फटाफट से अलार्म कर देगा स्टेशन मास्टर को और ट्रेन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ट्रेन मास्टर फिर जो लोको पायलट्स होते हैं, जो रेलवे को इंजन्स को ड्राइव करते हैं, उनको स्टॉप कर देंगे ट्रेन को, ठीक है? और असम में एक रिसेंटली में प्रयोग हो भी रहा है बेटा। असम में क्या हो रहा है? असम में क्या होता है, हनी बीज होती है ना, जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी के मधुमक्खी के शोर से ना वो एकदम भाग जाते हैं हाथी। तो ये असम में क्या हो रहा है, मधुमक्खी के ना यहाँ पे वो एक आर्टिफिशियल तरीके से सायरन है, वो लगाए गए हैं असम साइड में और छत्तीसगढ़ साइड में, ताकि जो हाथी अगर कोई आए तो वो ट्रेन के ट्रैक से दूर हो जाए और जो घटनाएं होती हैं वो एकदम घटित ना हो और इनका संरक्षण हो पाए। This innovative project is being implemented along the Ettimadai-Vallayar railway section, serving as an additional layer of protection for these majestic pachyderms. Tamil Nadu AI-based early warning system stand as a remarkable initiative to preserve the lives of wild elements and reduce the risk associated with their train collisions. It will play a pivotal role in safeguarding the precious wildlife in the Ettimadai-Vallayar region, demonstrating the हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंजर्वेशन। मैंने ये सब चीजें डिस्कस की बेटा आपसे। नेक्स्ट देखेंगे हम मिलिट्री के बारे में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसमें इंडिया और बांग्लादेश ने एक एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, उसका नाम है संप्रीति बिगिन। संप्रीति की 11th एडिशन ऑफ द संप्रीति एक्सरसाइज विच इज द लेटेस्ट took place in 2023. It was held between the 3rd October 2023 15 अक्टूबर 2023, मतलब 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में ये एक्सरसाइज की गई है। देखो कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है उसमें क्या होता है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी को सीखा जाता है आपस में, डिफेंस में किस तरह से वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, वॉर लड़ने की जो टेक्निक्स होती हैं उसको कैसे वॉर में टैकल किया जाएगा, ठीक है। तो और रिसेंटली में आजकल जो डिजिटल वॉर्स हो रहे हैं, डिजिटल वॉर्स को कैसे काउंटर करना है और जो नई नई टेक्नोलॉजी से कैसे सोल्जर्स को अवेयर करना है, तो इसके बारे में आपस में डिस्कशन किया जाता है। इसमें उमरोई कैंटोनमेंट में मेघालय में इसको की गई थी एक्सरसाइज। उमरोई कैंटोनमेंट एरिया है, कैंट का एरिया मेघालय के अंदर, वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। इट इज़ हेल्पफुल फॉर एस्टेब्लिशेस द बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन एंड बांग्लादेश आर्मीज। ये किया गया था। नेक्स्ट एक देखेंगे बेटा, फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड एट सियाचिन ग्लेशियर बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो एक टेलीफोनिक टावर है बीएसएनएल का, वो लॉन्च किया है। मैं बताता हूँ आपको हल्का सा लिटिल बिट कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। देखो बेटा, ये सबसे पहले ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है, इट इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर 1984 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया था। इसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर्स पे हम इजीली नज़र रख सकते हैं और हमने सबसे हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है ये कराकोरम रेंजेस के अंदर आता है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर का रीजन है बेटा यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पर हमने कैप्चर कर रखा है और यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का भी कैंप है, तो वहाँ पे इजीली हम निगाह रख सकते हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही एडवर्स कंडीशन में सोल्जर्स रहते हैं। आपके लिए देखो सोल्जर्स का सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, सोचिए माइनस टेम्परेचर होता है, -30 डिग्री -40 डिग्री पे वो रहते हैं वहाँ पर। और ये दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट एक बीमारी होती है, उसके थ्रू क्या होता है, इनके जो पैर होते हैं बेटा वो एकदम बर्फ़ में कंटिन्यूस रहने से उनके पैर एकदम काले पड़ जाते हैं और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में उनके पैर को बॉडी से रिमूव भी किया जाता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। तो इनकी हमें सेक्रीफाइस को, इनके बलिदान को, इनके जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें सेफ गार्ड कर रहे हैं, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो ये एक सियाचिन ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट था इंडियन आर्मी के द्वारा। एक वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड है और इट विटनेस अ ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट विद द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मोबाइल टावर।
द फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL ने इसको लॉन्च किया है, अचीव्ड हिज रिमार्केबल फीट ब्रिंगिंग एनहेंस्ड मोबाइल कम्युनिकेशन टू ए सोल्जर्स डिप्लॉयड एट अ एलिवेशन 15,500 फीट, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,500 फीट है, और यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर मौजूद है, सियाचिन वॉरियर्स बोलते हैं इनको। और इन पार्टनरशिप विद BSNL erected the first ever BSNL बेस्ड ट्रांस रिसीवर स्टेशन लॉन्च बनाया है वहाँ पर, और फॉरवर्ड पोस्ट पर जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर मौजूद है। नेशनल गेम्स बेटा अभी ये स्पोर्ट्स का एक न्यूज़ है, इसमें देखेंगे हम स्पोर्ट्स में बेटा नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जो वो लॉन्च कहाँ पर हो रहे हैं, गोवा के अंदर में 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक के बीच में चलेंगे ये सारे। और द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड फॉर 2023 इज सेट टू टेक प्लेस in the picturesque state of Goa. After multiple delays and changes in hosting rights, the event in the finally slated to the run from October 26 to November 9, marking the first time Goa has the hosted its prestigious competition. Several मतलब गोवा के अंदर नेशनल गेम्स का एक संस्करण स्थापित किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स स्टार्ट होंगे, 37 नेशनल गेम्स, और इसमें सेवरल स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें खो खो, योगासन एंड मलखम्ब, ये नए स्पोर्ट्स हैं, अब इनको इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल गेम के, राष्ट्रीय गेमों के अंदर में। ठीक है, एक हम देखेंगे बेटा स्कीम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो स्टार्ट हुई थी 2022 में स्टार्ट हुई थी, इसमें उद्देश्य क्या है इसका, कनेक्टेड 4 करोड़ एंड फैमिलीज टू द पब्लिक वाटर सिस्टम। आज भी कुछ ऐसे घर हैं वहाँ पर लोगों को पानी की जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती, बहुत दूर दूर जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया जो सूखाग्रस्त एरिया है, और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पर पानी की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं। ठीक है, और बाड़मेर साइड में वहाँ पर ये पानी की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ के लोगों को कनेक्ट करने के लिए, ईजिली वाटर अवेलेबिलिटी पहुँचने के लिए वहाँ पर एक ये स्टार्ट किया है मिशन, जल जीवन मिशन। और हर घर जल मिशन emphasizes achieving community involvement and technology service delivery by 2024. It will receive 60,000 crore rupees from the union budget in 2022. अब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे हम। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स घोषित किए गए हैं, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर उनको लोगों को सम्मानित किया है अपनी कला एवं संस्कृति के बारे में। जितने भी हमारे इंडियन एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने अपने बहुत बेहतरीन शानदार काम किया है फिल्म जगत के अंदर, तो हम किस तरह से उसको प्रमोट करेंगे और हमारी जो सभ्यता है उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, तो उनके बारे में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में इनको नवाजा गया है। सबसे पहले जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है फिल्म पुष्पा, अल्लू अर्जुन, उनको दिया गया है। अल्लू अर्जुन की एक बहुत बेहतरीन मूवी आई थी पुष्पा। पुष्पा में क्या है, बेसिकली रेड सैंडलवुड है, उसकी तस्करी किस तरह से होती है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाता है, तो ये सारे इस मूवीज़ के अंदर दर्शाए गए हैं, जो बहुत बेहतरीन पिक्चर है। किस तरह से लोग वहाँ के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको कैसे वहाँ की तमिलनाडु पुलिस है कैसे कंट्रोल करती है, तो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो उन्होंने इसमें बहुत बेहतरीन अदाकारी करी है अल्लू अर्जुन जी ने। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एंड मिमी। गंगूबाई काठियावाड़ी एक मूवी है, वो बेसिकली जो वुमेन्स होती हैं, वो प्रोटेस्टेंट होती हैं बेचारी, वो उनकी उद्धार के लिए इन्होंने काम किया था। गंगूबाई काठियावाड़ी जी इन्होंने तो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया था, क्योंकि ये एक बुरी परिस्थितियों में फंस चुकी थी, तो इन्होंने जो और आसपास की जो महिलाएं हैं वो इस तरीके से इस कार्य में शामिल ना हो, तो उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, और वहाँ पे वुमेन्स के वुमेन्स हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में हैं, उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और अच्छी शिक्षा की तालीम दी उन्होंने, तो और बेहतर एजुकेशन देने के बावजूद में उनको संस्कार दिए उन्होंने। और इससे मतलब क्या है कि जो एक प्रोस्टिट्यूशन की जो लाइफ चल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो इनके बच्चे हैं वो एक अच्छी फील्ड में जा सकें और एक समाज से जुड़ सकें, आपस में कनेक्टिविटी हो सके आपस में, और एक नई जिंदगी के अंदर जा सकें। तो ये इन्होंने बहुत बेहतरीन कदम उठाए थे गंगूबाई काठियावाड़ी जी ने। और एक मिमी के अंदर मूवी कृति सेनन है, उन्होंने ये बेसिकली मूवी थी सैरोगेसी पे रिलेटेड थी। वुमेन्स सैरोगेसी में क्या होता है कि उधार की गोद लेते हैं, मतलब मीन्स की जो वुमेन जो अनप्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो वो क्या है कि किसी जो वुमेन्स होती हैं जो गरीब होती हैं उनको
मतलब कोक की उधार लेते हैं, मतलब क्या बोलता है कि वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो बच्चा जब हो जाता है तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस मूवी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है, इसमें पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत बेहतरीन रोल किया है और कीर्ति सेनन जी ने बताया कि किस तरह से एक एक ना कहते हैं बच्चा से माँ का कनेक्टिविटी, किस तरह ममता होती है, वो ईज़िली छोड़ नहीं सकते। तो वो आप सोचो कि वो बच्चा किसी और को देना बहुत काम होता है, पर इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। तो इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए इस मूवी के अंदर दर्शाया गया है सब चीज़ें कि ये सरोगेसी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे अ, ये एकदम राज़ी हैं, बट कुछ इसका मिसयूज़ होना होता है, इसको मिसयूज़ को रोकने के लिए इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है रॉकेटरी नाम्बी इफ़ेक्ट। एक हमारे रॉकेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम्बियर जो थे, इसमें आर माधवन जी ने इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। ये बेसिकली एक स्पाई, मतलब इनको जासूस की तरह ट्रीट किया गया था और इन पे गलत एलिगेशन लगाए गए थे। ये फॉर्मर हमारे इसरो साइंटिस्ट थे, पर बाद में सारे आरोप एकदम निराधार निकले और इनको एकदम बरी कर दिया गया और आज ये अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बट हमने इनके बहुत सारे जो बेहतरीन जीवन लिए हैं, उनको हमने बहुत इनका इमेज को धूमिल कर दिया, पर उसको चीज़ को रिमूव करने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हमारे इसरो को आगे पहुँचाने के लिए। तो इस फ़िल्म के अंदर ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। रॉकेटरी के अंदर में नरगिस दत्त अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर में जो वायलेंस हुआ था कश्मीरी हिंदुओं के बीच में, तो वहाँ तो उसको कैसे प्रोपोगेट करना, कैसे लोग वहाँ से निकले, विस्थापित हुए कश्मीर पंडित भारत के विभिन्न राज्यों में और उनकी कंडीशंस को उसके अंदर दिखाया गया है। अभी रिसेंटली में एक बहुत बेहतरीन एक मूवी आई थी न्यूटन। न्यूटन में राजकुमार राव जी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी। उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक सिंगल वोट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक सिंगल वोट से आप पूरे देश की समाज को सुधार सकते हो और अपनी एक कर्तव्य होता है, ठीक है? हमारा संविधान हमें एक कर्तव्य देता है, हमें वोट देने का अधिकार है, हमें अपना लीडर चुनने का अधिकार है। जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे लोग गुमराह हो जाते हैं। उनको गुमराह करके उनके वोट का मिसयूज़ किया जाता है। उसकी वजह से वहाँ के अ, जो भ्रष्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को और वहाँ पे उनको लोगों को रूल करते हैं वो। तो इसमें ये मूवी में दिखाया गया है कि आपका जो खुद का लीडर है, आप उनको किस तरह से नॉमिनेट करेंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका वोट का अधिकार है। तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, तो इन्होंने मतलब ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बने थे, उन्होंने एक-एक वोट की इम्पोर्टेंस को बताया था। हालाँकि उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने सारे आदिवासी बहुल जनजातियाँ थीं, उनका वोट लेके वहाँ के एक लोगों को एक मेन स्ट्रीम लाइन से कनेक्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो इसी के बिहाफ़ पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नेशनल आइकन घोषित किया है, ठीक है? अभी रिसेंटली 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए एक नेशनल आइकन घोषित किया गया है राजकुमार राव जी को। सेलिब्रेटेड हिज पोर्ट्रेयल ऑफ ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट क्लर्क इन द हिंदी फिल्म न्यूटन, tasked with the conducting elections in the Naxal affected areas of Chhattisgarh, is said to be inducted as a national icon by the Election Commission. Rajkumar Rao, portrayed in Newton, resonated with audiences and critics alike. He essayed the characters of an upright government official, underrated by the adversities he faced while striving to conduct free, impartial election in the Naxal-affected regions of Chhattisgarh and Jharkhand. The formal induction of Rajkumar Rao as a national icon of the Election Commission is scheduled for November 26. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar will bestow this honor upon the actor, acknowledging his outstanding contribution in promoting the significance of free and fair election in India. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत मिसयूज़ हो रहा है इलेक्शन वोटिंग मशीन्स का, ईवीएम का देखा होगा कुछ मिसयूज़ हो रहा है और फंडिंग की जाती है, लोगों को पैसे खिलाए जाते हैं कि आप उनको वोट दे दीजिए और लोगों को बरगलाया जाता है, उनको गलतफ़हमी दिलाई जाती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे मेथड्स ना हो, ये इतनी माल प्रैक्टिस को हमें रोकने के लिए हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे इन सब चीज़ों को, तो ये एक बेहतरीन तरीके से एक कदम है। राजकुमार राव जी की मूवी देखी होगी आपने न्यूटन, तो इसके अंदर पूरा दिखाया गया है। तो ये एक हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने इनको प्रमोट किया गया है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था नेक्स्ट मैगज़ीन का, नवंबर 2023 का। आई होप दैट आप सबको ये पसंद आया होगा। हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये हमारी मैगज़ीन को देखिए और पढ़िए और शेयर कीजिए और आप ये वीडियो को जितना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएँ आपको, मैंने हर एक
टॉपिक को मैंने लेके चला हूँ। तो उम्मीद करूँगा मैं आगे फ्यूचर में भी हर मंथ में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और आपका एक कॉपरेशन के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।